अभी तक हम लोगों ने नेटवर्क सिक्योरिटी में नेटवर्क टोपोलॉजी, उनके फीचर्स, नेटवर्क सिक्योरिटी और उसके फंडामेंटल्स और बाकी सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है। फिर हमने वल्नरेबिलिटीज के बारे में बात की कि भाई नेटवर्क है और उस नेटवर्क में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं और कौन कौन से अटैकर जो है उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके जो है प्रिविलेजेस को जो है ले सकते हैं या फिर हमें जो है कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक। फिर हमने जो तीसरा फेज था उसमें ये देखा कि जो डाटा प्राइवेसी के ऊपर डिस्कस किया गया, और डाटा प्राइवेसी के ऊपर जो हमने डिस्कस किया तो हमने सबसे पहले डेटा को जो है क्लासिफाई किया कि डेटा का क्लासिफिकेशन कॉन्फिडेंशियल है या वो जो है पब्लिक डेटा है या वो इंटरनल यूज के लिए है। इस तरीके से हमने डेटा को क्लासिफाई किया। डेटा को क्लासिफाई करने के बाद हमने डेटा प्राइवेसी के ऊपर जो है कौन कौन से स्टैंडर्ड्स, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं उस पर बात की, और हमने ये जानने की कोशिश की कि डेटा जो प्राइवेसी है अगर वो ना हो तो क्या नुकसान हो सकता है। हमने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल भी लिया। आज जो लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, दो लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे और उसमें जो पार्ट है, एक मॉनिटरिंग का पार्ट है, कुछ कंट्रोल्स का पार्ट है, और फिर लास्ट में जो है हम बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है ओवरऑल जो है एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो है मॉनिटरिंग के ऊपर जो है बात की जाए। मॉनिटरिंग पर किसकी, क्यों कर रहे हैं हम मॉनिटरिंग नेटवर्क में? जब हमने नेटवर्क पढ़ना शुरू किया था तो हमने ये देखा था कि नेटवर्क के जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और हमने कहा कि एक कंपनी है जो हमें नेटवर्क फैसिलिटेट करवा रही है और बाकी जो है वो उस नेटवर्क को जो है यूज कर रहे हैं। ये हमारा डिस्कशन था। मान लीजिए ये एक सर्वर जो है आपको रखा है, जो कि फायरवॉल के पीछे है, और उसका अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क भी है। साथ ही साथ जो है ये इंटरनेट कनेक्टेड है, और फिर दूसरी तरफ भी जो है कुछ और एंड यूजर्स होंगे जिनका अपना लैन होगा। ठीक है। अगर कोई एक्टर यहाँ पे है और ये जो है इस सर्वर को जो है एक्सेस कर रहा है यूजिंग अपने और अपने लैपटॉप से जो है वो इस सर्वर को यूज कर पा रहा है। ठीक है। उसने जो है खोला हुआ है google.com, facebook.com या जहां भी जो भी सर्वर वो एक्सेस कर रहा है। ठीक। अब ये अटैकर जो है मेलिशियस भी हो सकता है और बिनिंग भी हो सकता है। मतलब जो है कि ये खतरनाक भी हो सकता है, ये एक अटैकर भी हो सकता है और एक ये नॉर्मल यूजर भी हो सकता है। ठीक है। और जब ये रिक्वेस्ट एक्सेस करेगा तो ट्रैफिक कहाँ जाएगा, जो भी ये रिक्वेस्ट करेगा वो यहाँ इसके लैपटॉप से निकल के जो है जो भी पाथ डिसाइड होगा उस सर्वर तक जाएगा, और ऐसे ही कम्युनिकेशन होता है ना। ठीक है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस पर्टिकुलर नेटवर्क की है। मैं जो है सर्विस प्रोवाइडर हूँ, और मैंने जो है सर्वर भी अप करा हुआ है यहीं पे। ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैं या तो जो है इस पर्टिकुलर सर्वर का जो है लॉग जो है मॉनिटर करूंगा। ठीक है। या फिर मैं जो है फायरवॉल के लॉग मॉनिटर करूंगा। एक और तरीका है कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ट्रैफिक मॉनिटर कर लूँ इस सर्वर का। ठीक। कि इस सर्वर की तरफ कौन सा ट्रैफिक आ रहा है और इस सर्वर से बाहर कौन सा ट्रैफिक जा रहा है, इनबाउंड ट्रैफिक क्या है और आउटबाउंड ट्रैफिक क्या है। अगर मैं वो देख लूं तो मैं मॉनिटर कर पाऊंगा कि ठीक है भाई जो है ये जो रिक्वेस्ट आई है इसमें कुछ मैलिशियस तो नहीं है, और अगर कुछ मैलिशियस है तो मैं उसको ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है ना।
तो मैं विकिपीडिया पढ़ रहा था और मैं एक एग्जांपल जो है मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले क्या हुआ था कि एक ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था अरोरा। ठीक। और ऑपरेशन अरोरा में बहुत सारे जो है साइबर अटैक्स हुए थे, सीरीज ऑफ साइबर अटैक्स। ठीक है। वो किसने किए थे? कुछ एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट्स हम कहते हैं। ठीक है। जो अ, एक बार अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो उसका इमीडिएट आपको इफेक्ट नहीं पता लगता। वो मतलब बहुत देर तक, मान लीजिए कि अगर कोई आपके लैपटॉप को हैक कर रहा है तो वो आपके लैपटॉप में बैठ जाएगा। उस लैपटॉप में जो है काफी लंबे समय तक जो है उसको मॉनिटर करेगा, उससे ज्यादा से ज्यादा डेटा एक्सफिल्ट्रेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो इसमें ये हुआ था कि जनवरी 12 2010 में गूगल ने ये बताया कि कोई अटैक हुआ था जो कि 2009 के बीच में शुरू हुआ था और दिसंबर तक चलता रहा। ठीक। और उनका जो डेटा है वो जो है ब्रीच हुआ है। अब वो तो जो है कि डेटा क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आपने गूगल का जो सर्वर है, जो सर्च इंजन है, उसका एप्लीकेशन ही जो है चुरा लिया। मतलब सोर्स कोड ही जो है आपने जो है चुरा लिया। ठीक है। अब कितना जो है डैमेज हुआ वो तो इस रिपोर्ट में नहीं बताया गया है, पर ये जरूर बताया गया है कि सेम एडोबी, एकामाई टेक्नोलॉजीज, जूनिपर, रैक स्पेस, अलग अलग कंपनियों सबको जो है मतलब जो है टारगेट किया गया था और जो है डेटा एक्सफिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई थी। ठीक है। अच्छा, अभी कैसे पता चला उन्हें कि जो है भाई ये अटैक हुआ है? ठीक। ये इनको कैसे पता चलेगा? तो बाद में जब एनालिसिस होना शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि हाँ यार, मतलब जो है अटैक तो हुआ है, फुटप्रिंट है। और अटैक की एनालिसिस जो है उन्होंने कैसे करी? उन्होंने जो है नेटवर्क ट्रैफिक जो था, वो नेटवर्क ट्रैफिक उनके पास अवेलेबल था। तो चलो जो है नेटवर्क ट्रैफिक को थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्का सा, है ना। अगर आप इस पैकेट कैप्चर को देखोगे तो इस पैकेट कैप्चर में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आप देखेंगे फ्रेम 1 है, जो ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है। और टोटल जो है कितने हैं? करीब 39 है। तो 39 फ्रेम है और 39 फ्रेम को देख के हमें ये बताना है कि जो इनबाउंड और आउटबाउंड जो ट्रैफिक गया होगा, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या एक्टिविटी हुई होगी। ठीक। चलो बताते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि सोर्स जो है वो 206 है। ठीक है। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 192 168 100 206 नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं केवल इसको पढ़ रहा हूँ। तो जो सोर्स है वो 206 है। उसने 202 को एक रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है। वो रिक्वेस्ट थी सिंक रिक्वेस्ट, कि भाई मैं जो है आपसे जो है कम्युनिकेट करना चाहता हूँ पोर्ट नंबर 80 पे। ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, 202 ने 206 को बोला कि भाई पोर्ट नंबर 80 हाँ है मेरे पास, सिंक एक्नॉलेज, मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करता हूँ। ठीक है। और फिर 206 ने 202 को बोला कि ठीक है, एक्नॉलेज, कि पोर्ट नंबर 80 पे आप एक्नॉलेज कर दिए, मतलब अब मैं जो है टीसीपी हैंडशेकिंग पूरी कर चुका हूँ इस तीसरे फ्रेम के साथ। अब मैं डेटा भेजना शुरू करूंगा। तो 206 ने 202 को रिक्वेस्ट किया कि आपकी आईपी में जो स्लैश इन्फो करके जो फाइल है, मुझे वो चाहिए। ठीक। जब उन्होंने वो इन्फो करके वो फाइल मांगी, ठीक है, तो 202 ने ये पैकेज जो है ये एक ही उसमें अगर आप देखेंगे इसकी लेंथ 0 है। ये रिक्वेस्ट जा रही है पूरी, और पूरी रिक्वेस्ट जाने के बाद जो है यहाँ पे 206 ने 202 ने 206 को वापस बोला कि भाई जो है ठीक है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है। और साथ में उसने एक चीज बोली कि जो आपने इंफॉर्मेशन मांगी थी ना मेरे से, स्लैश इन्फो,
ठीक है, वो मेरे पास नहीं है, वो मैंने मूव करा दी है, रिडायरेक्ट आ गया। जब हम वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपने देखा होगा कि 200 एक कोड आता है कि जो है कि रिस्पॉन्स ओके। तो यहाँ पे जो है 302 आ रहा है, जिसका मतलब है कि रिडायरेक्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट हो रही है। तो 202 206 को बता रहा है कि भाई वो मूव हो चुकी है, और बोल रहा है कि आप एक काम करो, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, और उसने रिडायरेक्ट भी कर दी। ठीक है, इन्फो क्वेश्चन मार्क और जो ये स्ट्रिंग है। तो 206 में जो है 202 को जो है ये कर दिया, तो रिक्वेस्ट करी दोबारा, कहते हैं भाई ठीक है, रिडायरेक्शन जहां पे भी था मैं ये करता हूँ। तो 202 ने जो है 206 को सर्वर ने अब डेटा देना शुरू कर दिया, वापस रिस्पॉन्स कर रहा है, ये लीजिए ये डेटा रखो, आप ये डेटा रखो, इस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, फिर वो उसको एक्नॉलेज कर रहा है। तो ऐसे करके जो है धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो टीसीपी सेगमेंट्स जो है यहाँ पे आते जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ डेटा शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच में। ठीक, फिर आने वाले टाइम पर अगर आप आगे देखेंगे 21वें फ्रेम नंबर पे, इस वाले पे 206 ने 202 को फिर रिक्वेस्ट करी। उसने कहा कि भाई जो है कि मेरे को ये वाला डेटा चाहिए, गिफ्ट चाहिए, ये एक जीआईएफ जो है, ये एक स्ट्रिंग है, इसमें जीआईएफ है, ये चाहिए। और फिर जो है ऐसे कम्युनिकेशन होने लगा। कम्युनिकेशन होते होते आगे अगर आप देखोगे तो जो पहले 80 और 1031 पोर्ट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था, अब वो 1032 और 4321 के बीच में एक नया सेशन जो है क्रिएट हो चुका है, एक और नया चैनल उन्होंने बना लिया है जिसको वो बात कर रहे हैं। और फिर बात करते करते आगे जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और डेटा मूव हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने देखा कि हाँ भाई जो है कि कुछ रिक्वेस्ट गई है, उसका अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स आया है। अच्छा, तो क्या हुआ, हमने देखा कि जो है ये 206 है और ये 202 है। इसने इसको बोला कि भाई जो है कि मैं आपके साथ सेशन बनाना चाहता हूँ, सिंग सिंग एक्नॉलेज सिंग, ये एक्नॉलेज। और उसके बाद जो है कम्युनिकेशन हो रहा है। और कम्युनिकेशन किस किस के बीच में हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है पोर्ट नंबर 80 और 1031 के बीच में। ये जो इतना मैटर हुआ, ये सर्वर था, ये 80 पे लिसन कर रहा था, और ये 1031 पे जो है ये, ठीक है, 1031 पे ये कर रहा है, लिसन कर रहा है। ठीक है, फिर बाद में जो है हमने देखा कि भाई जो है कि जब वो रिडायरेक्शन हुआ, इस तरीके से आगे चला, तो एक नया जो है सेशन जो है क्रिएट हुआ 1032 और 4321 पे, 4321 और 1032 के बीच में एक नया कम्युनिकेशन शुरू हुआ। ठीक है, तो हमने ये समझा कि पहले इस 206 ने जब इस सर्वर पे गया होगा, तो सर्वर ने बोला कि भाई जो है रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह पे आप एक काम करो, ये इमेज देख लो। फिर उसने वो इमेज यहाँ पे जब 206 में डाउनलोड करी तो वो मालवेयर की तरह रन हो गया, और फिर वो जो है मालवेयर की तरह जो है वो यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन करने लगा, वो भी एक ऐसे पोर्ट से जो नॉन डिफॉल्ट पोर्ट है, एचटीटीपी का पोर्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सस्पेक्ट हो गया है कि भाई हाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, अब गड़बड़ है तो इस तरीके से आप जो है ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हैं रियल टाइम में, और मॉनिटर करने के बाद जो है आप जो है बता सकते हैं। चलो अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने इस जो सीक्वेंस है ये आपको लाइन कलर में दिख रही है, फिर यहाँ पे नीचे जो है आपको जो है थोड़ा दूसरे कलर में दिख रहा है, डार्क कलर में। तो इस लाइन कलर को जो है एक बार फॉलो करके देखता हूँ कि है क्या। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है इसने कि सबसे पहले जो है एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट हुई है, जो बेसिकली इस एड्रेस के लिए की गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स मिला था कि भाई जो है कि जो रिक्वेस्ट आप जो है कर रहे हो, उस रिक्वेस्ट को जो है इस लोकेशन पे मूव करा दिया गया है। और फिर क्लाइंट ने क्या करना था, ब्राउजर है, ब्राउजर को बताया कि यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे है, इन्फॉर्मेशन जाके ले लो ब्राउजर से, रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली इस पे चली गई। और जब हमारे ब्राउजर से ऑटोमेटिकली इस पे चली गई रिक्वेस्ट, तो उसने कहा कि भाई ये तो अवेलेबल है। और फिर क्या हुआ, फिर
रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स बना, रिस्पॉन्स जो है एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे से एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है जिसमें एक स्क्रिप्ट जो है वो एम्बेड हो रखी है, देख रहे हैं आप। और ये स्क्रिप्ट जो एम्बेड हो रखी है इस वाले में यहाँ पे है, जो एक आई फ्रेम के रूप में है। और फिर साथ में जो है इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो एक गिफ्ट भी जो है डाउनलोड हो रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन लोड। ठीक, अच्छा। तो जब वो हुआ, ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हुआ, उसके बाद जो दूसरी रिक्वेस्ट गई है ब्राउजर से, वो यहाँ पे गिफ हो गई है। मतलब आप समझ रहे हैं कि स्क्रिप्ट के बाद जब वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हुआ, जैसे लोड हुआ, लोड होने पे जो है ये इवेंट जो है रन हो गया, जिसमें जो है ये गिफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड हो रही है। और जब ये गिफ फाइल डाउनलोड हो रही है तो उसमें पता लग रहा है कि रेफरल क्या था। रेफरल जो है एचटीटीपी वर्ब है, और फिर जो है यहाँ पे ये डेटा आपका जो है डाउनलोड हो गया। ये तो हमारा फर्स्ट जो हमने बनाया था, ये वाला पार्ट, ये कवर अप हो गया, और जो गिफ है वो भी हमारा डाउनलोड हो गया। हो सकता है कि जब वो गिफ डाउनलोड हुआ हो तो उसने उसको ओपन किया हो या क्लिक किया हो, क्लिक करते हुए एग्जीक्यूट हुआ होगा। और जब वो एग्जीक्यूट हुआ होगा तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे फिल्टर हटाता हूं मैं। फिर उसके बाद ये जो नई कहानी है यहाँ नीचे, इसको देखते हैं क्या हुआ होगा। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो कुछ तो रन हुआ है, और रन होके उसने जो है सबसे पहले सिग्नेचर निकाला है कि प्लेटफॉर्म क्या है। तो ये बता रहा है कि विंडोज एक्सपी की कोई मशीन थी जिसका वर्जन ये था। ठीक, देन उसने जो है सी डायरेक्टरी में जाके dir कमांड भी चलाई है, और dir कमांड चला के जो है वो ये चेक कर रहा है कि क्या सीरियल नंबर है, कौन कौन से फोल्डर हैं, कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो ये डेटा जो है उसने जो है निकाल के जो है सेंट्रल सर्वर पे भेजा होगा। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा एनालिसिस करी उस चीज की, जो हम एक अटैक जो है नैरेटिव हम बता रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ था, उसमें जो है पूरा ट्रैफिक ना करके एक छोटा सा चंक ऑफ रेंज जो है हमने लिया, और हमने उसमें ही बता दिया कि भाई कुछ तो है। तो सिमिलरली आप लोग भी बता सकते हैं, आप लोग भी एनालिसिस कर सकते हैं। आप साथ साथ भाई पहले आप मॉनिटर करोगे, साथ में एनालिसिस करोगे। उस एनालिसिस से आप कुछ एक्शन प्लान बनाएंगे कि भाई ठीक है, अच्छा ये हुआ है तो अगली बार से इस आईपी को ब्लैकलिस्ट करना है, ठीक है, या अलार्म जनरेट करना है, या फिर आपको जो है अपने बॉस को रिपोर्ट करना है कि भाई हमको ऐसा ऐसा मिला है, ये ट्रैफिक मिला है, तो कोई लीगल एक्शन लेना है। तो ये इस तरीके से जो है मॉनिटरिंग जो है आप कर सकते हैं। और ये मॉनिटरिंग जो है आप रियल टाइम में भी कर सकते हैं। आप इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा सकते हैं, आप इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे कि रिक्वेस्ट जो है ड्रॉप हो जाए, वो आगे कम्युनिकेट ना करे। ठीक, अच्छा। तो ये तो हो गया ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक की मॉनिटरिंग की बात। दूसरी मॉनिटरिंग है कि जो आपने जो नेटवर्क डिवाइसेस लगाए हैं, फायरवॉल है, इथरनेट स्विच है, एक्सेस पॉइंट, तो कोई जो है उस पे जो है एसेस करके जो है कोशिश करेगा एसेस करने की। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि एक डिन अटैक हुआ था, मैं उसकी भी आपको इंफॉर्मेशन बताता हूँ। ये अब तक का जो है काफी बड़ा अटैक है, 2016 में हुआ था, और इसने जो है पूरे वर्ल्ड को जो है एक तरफ काट के रख दिया था। तो इसमें क्या हुआ था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अच्छा, अब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है कि जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, है ना, वो फुली यूटिलाइज हो जाते हैं, और उसके बाद जो है आप किसी दूसरे को जो है रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं। डिनाइल का मतलब है ये मना करना, सर्विस का मतलब है जो भी सर्विस आप करें। आप मान लीजिए कि आप जो है कहीं पे पार्किंग स्टेशन अपनी बाइक पार्क करना चाहते हो, जब पार्किंग फुल है तो मना करेंगे, बोलेगी भाई साहब यहाँ नहीं लगा सकते आप अपनी गाड़ी, क्योंकि पार्किंग तो फुल है, तो वो डिनाइल ऑफ सर्विस है।
सिमिलरली अगर आप सर्वर के पास जाओ और सर्वर जो है आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो घूमे ही जा रहा है, बफरिंग ही हो रही है, इसका मतलब वो डिनाइल ऑफ सर्विस है, वो आपको सर्व नहीं कर पा रहा है, सर्विस नहीं दे पा रहा है। सो ठीक उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है कि पहले क्या होता है कि जब हमने मान लीजिए एक सर्वर है उसमें हम सिंक की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अब वो हमें सिंक रिस्पॉन्स कर रहा है और हम भेजने पे लगे हुए हैं, वो भी हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, एक टाइम के बाद जो है वो बाकियों को नहीं कर पाएगा क्योंकि मैक्सिमम रिसोर्सेज तो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ उसके। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके पता लग गया कि भाई सोर्स तो एक ही था, ये मेरे को अटैक कर रहा है, तो उन्होंने जो है फायरवॉल पे रूल इंप्लीमेंट कर दिया फ्रीक्वेंसी बेस्ड। अगर इससे ज्यादा ट्रैफिक आएगा किसी पर्टिकुलर आईपी से तो उसको जो है सर्व नहीं करेंगे, या फिर जो है कि एक ही पैकेट सिंक बेस्ड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक आएगा या एक्नॉलेज बेस्ड आएगा या कोई दूसरा जो डिनाइल ऑफ सर्विस हो रहा होगा जिससे वो ट्रैफिक आएगा जो अननेसेसरी रिसोर्सेस वो यूटिलाइज कर रहा होगा, तो वो जो है ऑटोमेटिकली वो सारे पैकेट्स फ्रेम्स जो है ड्रॉप कर देगा। तो अटैक वेक्टर भी चेंज हो गया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम एक जगह से करेंगे ही नहीं अटैक, हम क्या करेंगे कि हम जो है बढ़ जाएंगे ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और फिर एक साथ सिंक रिक्वेस्ट भेजेंगे, जिससे क्या होगा कि सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी होगी और मशीन जो है रिस्पॉन्स कर नहीं पाएगी और वो डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें अगर आप देखा होगा कि जो डीएनएस सर्वर था, है ना, प्रोवाइडर डिन डिन जो है डीएनएस सर्विस प्रोवाइडर है, टॉप लेवल सर्विस डीएनएस सर्विस प्रोवाइडर है। इस पे जो है एक साथ जो है रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट जाने के बाद जो है ये बिल्कुल जो है बंद हो गया। तो आप लगाओ कि किस किस की सर्विस बंद हुई, जितनी भी एप्लीकेशंस आपको यहाँ दिख रही है ना, इन सब कंपनियों की जो है सर्विस जो है बंद हो गई, रिजॉल्व भी नहीं हो रही है। आप बोल रहे हो फेसबुक.com, आपको पता ही नहीं, वो रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहा है, वो पता ही नहीं पा रहा आपको फेसबुक.com की आईपी क्या है। ठीक है, इतना जो है मतलब जो है सर्विसेज को जो है डाउन होना पड़ा। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन आप लोग जो है इसको बाद में पढ़ेंगे। तो अब जो है हम यहाँ पे फायरवॉल को देख रहे हैं कि भाई जो है कोई यहाँ पे यूजर नेम या पासवर्ड डाल रहा है फायरवॉल पे, उसका लॉग बन रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। मैनेजमेंट का नेटवर्क और डेटा का जो नेटवर्क है वो अलग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं भी यहीं इसी सेम नेटवर्क में बैठा हुआ हूँ, मैं भी यहीं पे कनेक्टेड हूँ और दूसरा भी जो है इसी यहीं पे कनेक्टेड हो सेम, कम से कम वीलैन अलग हो। अगर वीलैन अलग नहीं हुआ, है ना, तो कम से कम इसमें मैनेजमेंट पोर्ट अलग से हो जिससे कि जो है इसका मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है वो अलग से की जाए। ओके, अब बात आती है कंट्रोल्स की, बट उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कंट्रोल्स में, कंट्रोल्स हैं क्या चीज। मान लीजिए कि आपने जो है कोई आपके घर के अंदर ना घुस जाए, तो आप क्या करते हो, आप जो है चटकनी लगा देते हो, वो एक कंट्रोल है। ठीक है, या आपका खेत है तो आपने उसकी बाउंड्री बना के उस पर गेट लगा दिया, तो वो एक कंट्रोल है कि इंट्रूजन ना हो सके। ठीक है ना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो सके जो जरूरी नहीं है, जो डिजायर्ड नहीं है। तो कंट्रोल नेटवर्क में क्या कंट्रोल हो सकते हैं, तो आपने बोला कि जो फायरवॉल है हमारी, फायरवॉल को कोई एक्सेस ना कर पाए, वो एक कंट्रोल है। आपने कहा कि मैं नेटवर्क जो है कि मेरा मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन में मैंने हॉटस्पॉट लगाया और मेरे पास जो है वो एडमिन एडमिन ही यूजर नेम पासवर्ड है, तो मैंने कंट्रोल लगाया कि भाई नहीं, जो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है वो नहीं रहेगा, वो भी एक तरीके का कंट्रोल है। सो इतने सारे कंट्रोल्स हैं, तो अब जो है हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम नेटवर्क अटैक वल्नरेबिलिटी की टोपोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं और हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा ये कंट्रोल लगाया तो जाएगा पर कैसे लगाया जाएगा। ठीक, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेके जो है समझते हैं। ठीक है, हुआ यूं कि जो है मैं जो है दो सर्विसेज रन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और मुझे जो है दो सर्विसेज रन करनी है, दो मशीनों पर होस्टेड है वो सर्विसेज। एक है मेन सर्विस,
कि जो हमारे मेल सर्वर के जो यूजर्स हैं वो मेल सर्विस को यूटिलाइज कर पाए कहीं से भी ग्लोबली। ठीक। दूसरा, एक वेब सर्वर है यहाँ पे जो है वेब एप्लीकेशन होस्टेड है, उसको भी जो है मतलब जो है ग्लोबली कोई भी एक्सेस कर पाए। ये दो सर्विसेज हैं जो है मैं रन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे इस मशीन को एसएस एसएस करने के लिए मैं एसएसएच यूज कर रहा हूँ, और ये वाली मशीन को एसएस करने के लिए मैं आरडीबी यूज कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे अगर एसएसएच यूज कर रहा हूँ तो शायद से लाइनक्स यूज कर रहा हूँ, और ये वाली मशीन अगर मैं आईएस रन कर रहा हूँ तो ये शायद से विंडोज होगी। ठीक। ये भी एक फिंगर प्रिंटिंग का तरीका है। अब जब मुझे पता लग गया है कि एक्टर जो है वो मेल और आईएस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, बट मैं नहीं चाहता कि बाहर से जो है यहाँ से यहाँ से जो है कोई एफटीपी को एक्सेस कर पाए। जो मेरी मशीन पे जो है एक एफटीपी सर्वर भी है, पर मैं नहीं चाहता कि कोई इसको एक्सेस कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, या तो सर्विस डाउन करूँ। अगर सर्विस डाउन करूंगा तो बाकी जो यहाँ पे इंटरनेट में होंगे लोग, वो लोग भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जाए? तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना यहाँ फायरवॉल पे ही ब्लॉक कर दूंगा मैं। अगर कोई भी ट्रैफिक जो है एफटीपी की तरफ आएगा तो उसको जो है ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है फायरवॉल पे बोला कि भाई अगर कोई एक्टर जो है आरडीपी को एक्सेस करेगा, करने दो। आईएस को करने देगा, करने दो। एसएस को करने दो, मेल को करने दो। ठीक है। मगर जब एफटीपी की बात आएगी तो एफटीपी को मत करने दो। ठीक। तो ये मेरा कंट्रोल है जो मैंने लगाया हुआ है। ठीक। तो अगर कभी जो है आईआईएस पे या आरडीपी पे या एसएसएच पे या मेल पे कोई वल्नरेबिलिटी आएगी, तो फिर वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके जो एक्टर है वो उस वल्नरेबिलिटी से जो है मुझे नुकसान पहुंचा सकता है ना। ठीक है। अच्छा। और अगर जब वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जो है वो वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट करना चाहिए, या मेरे को जल्दी जल्दी उस पर पैच लगवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा। तो अब हुआ यूं कि जो है कि यहाँ आईएस सर्वर पे एक वल्नरेबिलिटी थी, मगर एसएसएच मेल इन पे कोई वल्नरेबिलिटी नहीं थी। अब उसमें जो है वल्नरेबिलिटी नहीं थी, तो जो यहाँ पे एक्टर है वो इनकी वल्नरेबिलिटी को तो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा क्योंकि है ही नहीं। मगर इसमें थी। उसने क्या किया, उसने इसको अटैक किया। ठीक है। और जब उसने इसको अटैक किया तो हुआ यूं कि इस वाली मशीन में जो है उसको मशीन एसेस मिल गया। ठीक है। उसने अटैक किया, अटैक करके जो है वो उस मशीन में आ गया। ठीक है। जैसे आप यूजर हैं इस मशीन के, वैसे ही वो भी यूजर हो गया। सॉरी। ठीक। और जब वो यहाँ पे यूजर हो गया, बट एफटीपी में क्या था कि उसमें भी वल्नरेबिलिटी थी। पर क्योंकि एफटीपी जो है यहाँ फायरवॉल पे तो रूल लग ही नहीं था, वो चाहे कुछ भी हो जाए वो एफटीपी पे डायरेक्टली नहीं आ सकता। ठीक है। और अगर वो डायरेक्टली नहीं आ सकता, उसने क्या करा, वो पहले इस मशीन में आ गया। अब क्योंकि ये मशीन और ये मशीन जो है दोनों अंदर नेटवर्क में थे। ठीक है। तो उसने क्या किया कि अटैकर ने सबसे पहले जो है इसको अटैक किया। और जब अटैकर यहाँ पे आ गया, अब वो इस मशीन से इस मशीन को अटैक कर रहा है, एफटीपी को। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब जो है कैसे जो है एक मशीन से दूसरी मशीन पे जो है लेटरल मूवमेंट कर रहा है, अटैकर उसको जो है कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे जानना है कि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें टोटल कितने अटैक पाथ हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अटैक पाथ की। ठीक है। पाथ तो तभी होगा जब नेटवर्क होगा, नेटवर्क नहीं है तो पाथ भी नहीं है।
अगर हम जो है पूरी वल्नरेबिलिटीज को कंबाइन करें और देखें कि कौन सी वल्नरेबिलिटी से अटैकर की लोकेशन क्या हो सकती है, वो कहाँ से कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अटैकर कहाँ से कहाँ जा सकता है और कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो लास्ट में हमारे पास क्या है, हमें हमारे पास आ जाएगा कि भाई जो है अटैकर का जो पाथ है वो कुछ यूं 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 करके यूं है, जहां पे वो यहाँ पे भी अटैक करेगा और यहाँ पे भी अटैक करेगा। यही तो है, ऐसे तो अटैक पाथ निकलता है। ये तो एक छोटा एग्जांपल है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा। अभी बड़ा नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाओगे तो आप देखोगे कि पूरा जो है वो जाल बन जाएगा। ठीक। तो अब एक बार जब अटैक पाथ निकाल लोगे कि यहाँ से यहाँ इस तरीके से जाएगा, तो अब आप क्या करोगे? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि भाई मैंने अटैक पाथ को आइडेंटिफाई कर लिया है, क्योंकि अटैक पाथ आइडेंटिफाई हो गया तो मुझे कुछ ऐसे कंट्रोल्स डालने हैं जिससे कि ये अटैक पाथ जो है डाइल्यूट हो जाए। ठीक है। तो पहले होता था ना कि एक किला है और जो है कि वो देखा था ना आपने, बाहुबली मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि एक किला था, किले में क्या होता है कि वो जब अटैक करने के लिए जाता है तो वो उस पुल को ऊपर खींच लेते हैं। ठीक। तो सेम उसी तरीके से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है अगर आप देखोगे तो ये जो है ये एक पूरा मतलब जो है रास्ता बन रहा है टारगेट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। और आप चाहते हो कि भाई ये रास्ता, ये जो पाथ बन रहा है, पहले मेरे को कंट्रोल्स डालना, और कंट्रोल्स डालने के बाद जो है ये पाथ जो है वो डैमेज हो जाए, फिर वो अटैकर जो है वो अटैक नहीं कर पाएगा, वो इस जो ये टारगेट है इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कंट्रोल कौन कौन से हैं। ठीक है, एटलीस्ट बाय डेफिनेशन पता होने चाहिए। तो हम क्या करें, हमने देखा कि भाई ठीक है, अगर यहां से यहां तक पहुंच रहा है तो कौन से कंट्रोल है, कहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है। कोई जो है दरवाजे से अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो आपने चिटकनी खिड़की पे लगवाई है, उसका कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है। तो आपको पाथ पता लग जाएगा। ठीक है। तो आप जो है सही जो है कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि ठीक है ये गोल है। ठीक है। और चलो देखते हैं कि अटैकर कहाँ पे है। हम पाथ से अब कंट्रोल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो हम जो है बेसिकली यहाँ पे हैं मशीन जीरो पे। अभी तक आपने देखा होगा यहाँ पे तीन मशीनें थी हैं। ये ध्यान रखना, एक मशीन जीरो ये है, मशीन वन ये है और मशीन टू ये है। और हमारा ट्रैफिक जो है मशीन जीरो से मशीन वन से मशीन टू की तरफ को इस तरीके से हम जो है पाथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, मशीन जीरो से मशीन वन पे जो है आएगा ट्रैफिक। ठीक है। और किस कौन सी सर्विस के लिए आएगा? भाई आईएएस की जो सर्विस है वेब सर्वर की, उसके लिए आ रहा है। तो ठीक है, मशीन जीरो से हमारा जो है ये मशीन वन की तरफ को आ रहा है, क्योंकि मशीन वन पे आईएएस सर्विस जो है रन कर रही है। तो क्यों आ रहा है ये इसलिए आ पा रहा है, पहली चीज है कि मशीन जीरो से मशीन वन रीचेबल है। सबसे पहला कारण इसका ये है, अगर रीचेबल नहीं होती तो नहीं आता। फिर दूसरा है कि जो ये आईएएस की सर्विस है इसमें इसमें वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबल नहीं होगी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी ना। और तीसरी चीज है कि अगर इसमें वल्नरेबिलिटी है, इसमें इसके पास एक्सप्लॉइट है ही नहीं। ठीक है ना। टारगेट सामने है मगर आपके पास हथियार है ही नहीं, तो क्या फायदा। तो उसके बाद अगर एक्सप्लॉइट नहीं है तो वल्नरेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा। तो ये चीज अगर सेटिस्फाई करनी है तो ये चीज सेटिस्फाई तभी हो सकती है जब हमारे पास ये तीनों कंडीशंस जो है फुलफिल हो जाए। ठीक। दूसरा है मशीन वन से मशीन टू। तो अगर आप देखेंगे हमने बात करी थी मशीन जीरो से मशीन वन की, और फिर मशीन वन से मशीन टू की, ये तो बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मशीन वन से मशीन टू तक अटैकर अटैक तभी कर पाएगा जब या तो मशीन टू मशीन वन से रीचेबल हो, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जो एफटीपी है, ठीक है ना, उसका जो एक्सप्लॉइट है
वो यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अटैकर यहाँ पे है ना अभी, उसने M0 से M1 को अटैक करके यहाँ पे आ गया है। वो M2 को, FTP को तभी एक्सप्लॉइट कर पाएगा जब एक्सप्लॉइट होगा, और M2 जो है वहां पे जो FTP सर्विस है वो जो है एक्सप्लॉइट होने देगी, मतलब वल्नरेबल होगी। ठीक है, परफेक्ट। मगर अब यहाँ पे एक कैच ये है कि भाई ये FTP एक्सप्लॉइट भाई मशीन जीरो तो अटैकर की मशीन थी, तो उसमें तो एक्सप्लॉइट है, उसने अपने पास रखे हुए। मशीन वन में थोड़ी ना आएगा एक्सप्लॉइट, मशीन वन में तो केवल वही आया है अटैकर। तो एक्सप्लॉइट उसे कहाँ से, यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा ना, फिर अपनी मशीन से उस मशीन पे पहले अटैक डालना पड़ेगा। ठीक, तो चलो देखो, तो अब यहाँ पे बात क्या बना कि मशीन वन, मशीन जीरो ये डाउनलोड करेगी, तभी जो है ये सेटिस्फाई हो पाएगी, तभी जो है FTP एक्सप्लॉइट हो पाएगा यहाँ से, जब ये डाउनलोड हो पाएगा। तो ये इस तरीके डाउनलोड होने के लिए भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो मशीन जीरो है वो मशीन वन से रीचेबल होनी चाहिए। मतलब पहले मशीन जीरो से मशीन वन तो हो रही थी पिंग, अभी यहाँ से यहाँ पे इसको भी हो रही है। ठीक, क्योंकि इस टाइम पे पहले क्या था, पहले वाले केस में हमारे पास अगर देखोगे तो ये सर्वर था और एक क्लाइंट था। तो क्लाइंट सर्वर को पिंग कर सकता है, क्योंकि सर्वर का जो पोर्ट है वो स्टैटिक है। ठीक, मगर क्लाइंट का पोर्ट तो जो है चेंज होता है हर बार जितनी बार रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले उसने अपनी मशीन पे जो है वो पर्टिकुलर जो एक्सप्लॉइट है उसको होस्ट किया होगा, यहाँ पे कोई सर्वर रन किया होगा, और अब मशीन वन से जो है ये सर्वर जो है रीचेबल है, ये इसको डाउनलोड कर पा रहा है। अगर रीचेबल नहीं होगा तो डाउनलोड नहीं कर पाएगा। मतलब अगर ये प्राइवेट नेटवर्क में होगा तब कैसे कर पाएगा, ये इसको भी पब्लिक फेसिंग आना पड़ेगा ना, नहीं तो M1 तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये भी करना पड़ेगा आपको। फिर दूसरा, FTP का एक्सप्लॉइट जब यहाँ पे होगा तभी डाउनलोड हो पाएगा, और यहाँ पे भी नहीं होगा ना एक्सप्लॉइट तो डाउनलोड भी नहीं हो पाएगा। तो अब आप देख रहे हैं, एक पाथ जो है ये वाला, एक पाथ हमारा ये बन गया। दूसरा उसने कहा कि अगर जो है आप यहाँ पे FTP जो है डाउनलोड नहीं करना चाह रहे ना, ठीक है, तो रिसोर्स हो सकता है रिसोर्सेज ना हो, तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, जो है कि यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दो। और पोर्ट फॉरवर्डिंग करोगे तो मतलब जो है कि जो ये रिक्वेस्ट यहाँ इस पोर्ट पे भेजेगा, यहाँ पे जो है ये इसको, इस रिक्वेस्ट को यहाँ भेज देगा, फिर ये जब वापस आएगी तो फिर ये रिक्वेस्ट को यहाँ भेज देगा। एक ही वाला काम कर। ठीक, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करके भी इसने बोला कि भाई आपको जो है मशीन जीरो से मशीन वन और मशीन वन से मशीन टू पे आप आओगे जब एक तो ये रीचेबल हो, मशीन जीरो से मशीन वन, दूसरा C4 जो है ये रीचेबल हो। दो कंडीशन तो ये है। और तीसरी चीज है कि जो बाइंड अनयूज पोर्ट, जो इसमें पोर्ट होना भी चाहिए उस मशीन में जो अनयूज हो, जिसपे वो सर्विस रन करेगी। जब वो यहाँ पे आ जाएगा, अब पोर्ट फॉरवर्डिंग होने लग गई है, पोर्ट फॉरवर्डिंग होने लग गई है, तो क्या करेगा, अब वो डायरेक्टली यहीं पे उसके पास एक्सप्लॉइट है, वो इस एक्सप्लॉइट को इस रास्ते जो है यहाँ पे डायरेक्टली चला देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो M0 से M2 डायरेक्टली जो है वो FTP का एक्सप्लॉइट चला रहा है, जब C1 एक तो रीचेबल है, C2 जो है कि एक्सप्लॉइट है, बेसिकली जो ये है यहाँ पे। फिर C6 जो है FTP जो है वल्नरेबल होना चाहिए, और C8 है कि FTP एक्सप्लॉइट जो है वो M0 में होना चाहिए। ठीक, ठीक है जी, हम जो है अब जो है ये FTP वाला ये भी हो गया, यहाँ से हमने ये गोल अचीव हो रहा है। तो हमने एक बहुत हाई लेवल जो है अटैक पाथ जो है निकालने की कोशिश की है। चलो, अब ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ कि गोल मेरे को तभी अचीव हो सकता है जब इन दोनों में से कोई भी एक हो जाए, या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे को तभी मिल सकता है जब मेरे को ये मिल जाए।
और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे को तभी अचीव हो सकता है जब मेरे को ये अचीव हो जाए, या ये मेरे को तभी मिल सकता है जब ये डाउनलोड वाला अचीव हो जाए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और ये वाली स्टेज हमारी तभी हो सकती है जब एटलीस्ट ये वाली स्टेज मिलती है। ठीक है, स्टेट मशीन पड़ी होगी ना आपने, तो उसमें होती है ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो तभी जा सकता है, क्या कंडीशन होगी, उस तरीके से देख लीजिए। तो मैं उसको कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि गोल कैन बी अचीव्ड जब मेरे पास ये या दोनों में से कोई भी एक हो जाए। फिर मैंने कहा ये एफटीपी को अगर आपको स्टेट पे आना है तो आपको जो है डाउनलोड विद दिस कंडीशन होना होगा। अगर आप देखेंगे मतलब डाउनलोड और ये सारी कंडीशन जब होंगी तब जो है ये वाला जो है सेटिस्फाई होगा फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही जो है मेरा ये वाला फंक्शन जो है सेटिस्फाई हुआ, फिर आईएएस और ये वाला हुआ, देन डाउनलोड करके ये वाला हो गया। फिर धीरे धीरे जो है मतलब इस वाले इक्वेशन को भी मैंने जो है कंडीशंस में तोड़ दिया, फिर इस वाले फंक्शन को भी कंडीशन में तोड़ूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ओवरऑल जो है कंडीशंस जो है आ गई है। ठीक, अच्छा, फिर मैं इसमें से कुछ कॉमन लूंगा, कॉमन लेने के बाद जो है मैंने देखा कि मशीन जीरो तो जो है वो अटैकर की मशीन थी, और अगर मशीन जीरो अटैकर की मशीन है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वहां पे एक्सप्लॉइट तो होंगे ही होंगे, उसकी मशीन में तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने C1 C2 C7 C8 को 1 मान लिया, मतलब मैंने उसको बोला कि ये तो हो ही सकता है। फिर आगे आए, आगे जब आए, जब इनको हमने 1 मान लिया तो अब हमारे पास जो है ये कंडीशन बच गया, इस कंडीशन में भी कुछ पार्ट कॉमन हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास अब केवल 4 ही चीजें हैं, ये ये और ये। ठीक, अगर आप देखेंगे तो गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास ये कंडीशंस ऐसी थी जिनकी वजह से जो है मैं मेरा एफटीपी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। ठीक है, अगर मैं इस कंडीशन को ही हटा दूं तो मैं जो बच जाऊंगा ना। तो मैंने देखा कि C3 जो है बेसिकली कंडीशन थी कि जो वेब सर्वर है वो जो है हमारा वल्नरेबल है, तो अगर मैं इसको पैच कर दूं तब भी गोल अचीव नहीं होगा, क्योंकि अटैकर जो है वो बेसिकली वो नॉर्मल यूजर की तरह M1 तक आ पाएगा, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा, तो M2 तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, अगर मान लो कि मैं इसको पैच करना भूल गया, नहीं कर पाया, तो M2 और M1 को जो है सेम नेटवर्क में नहीं रखना, उसको अलग नेटवर्क में रखना, तो जब वो रीचेबल होगा ही नहीं तो तब भी मेरा एफटीपी बच जाएगा। तीसरा, जो ये एफटीपी अगर वो रीचेबल भी है तो एफटीपी जो है उसको वल्नरेबल नहीं रखना, उसको भी पैच कर दूंगा मैं, जो वो पैच है तब क्या करूंगा। ठीक, और चौथा है कि जो एफटीपी एक्सप्लॉइट यहाँ पे डाउनलोड किया गया था, ठीक है, उसको नहीं होने देना, डाउनलोड नहीं होने देना, अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो डाउनलोड नहीं होना देना। मतलब जब ये आईएस सर्वर जब कॉम्प्रोमाइज होगा तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस जो है इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो अगर आपको मशीन मिली भी तो इतने कम प्रिविलेजेस के साथ मिली कि आप ना तो जो है उसमें कोई मैलिशियस फाइल डाउनलोड कर पाए, ना ही जो है उसमें जो पोर्ट्स थे नेटवर्क इंटरफेस के, आप जो है उन पोर्ट्स को जो है पोर्ट फॉरवर्डिंग का रूल लगा पाए। पोर्ट फॉरवर्डिंग का रूल लगाने के लिए जो है आपको हायर प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं। ठीक, तो ये था आज के लिए कि हम कैसे जो है कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो अब आप कंट्रोल इंप्लीमेंट कर लोगे, आप ये निकाल पाओगे कि भाई क्या क्या जो है नेटवर्क अटैक है, क्या उसमें अटैक पाथ हो सकते हैं। ठीक है, आप उसको मॉनिटर भी कर पाओगे, मॉनिटर करके एनालाइज करोगे, एनालाइज करके जो है कुछ एक्शन प्लान बनाओगे। फिर साथ में जो है आप जो है निकालोगे कि भाई जो है कि क्या सेफ असाइनमेंट्स चाहिए मेरे नेटवर्क के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी में, सो दैट कि मेरा जो नेटवर्क है उसमें जो सर्विसेज रन करनी है वो सर्विसेज अगर वो पैच नहीं भी कर रहा है तो किसी तरीके से वो बच जाए। ठीक है, डैमेज कम से कम हो। अब जो है दोनों मशीनें, आईएस सर्वर भी डैमेज हो गया और एफटीपी भी डैमेज हो गया, तो दोनों सर्विसेज डैमेज हो गए, उससे बढ़िया ये एक ही होता। तो आप क्या करते हो, आप हमेशा रिस्क को जो है कम से कम करने की कोशिश करते हो, आप ये ट्राई करते हो कि भाई जो है नुकसान कम से कम हो।
ठीक है। अब मान लीजिए कोई एप्लीकेशन चल रही है, वो इतनी पुरानी है और जिसने वो एप्लीकेशन बनाई थी वो भी नहीं है, वो कंपनी भी नहीं रही जो उस एप्लीकेशन को सपोर्ट करती, तो आपके पास तो कोई चारा है ही नहीं ना। तो आप क्या करोगे, आप अटैक पाथ निकालोगे, और अटैक पाथ निकाल के जो है आप कुछ ऐसे असाइनमेंट्स बनाओगे जिससे कि उसकी अटैक सरफेस कम से कम हो जाए। ठीक है।